भोर हो गई। राजशेखर हवेली में भास्कर और पल्लवी दोनों गुफा के अंदर हवा में उड़ते हुए अभ्यास कर रहे थे। भास्कर पल्लवी को हवा में गुलाटी मार के दुश्मन को लात मार के कैसे गिरा सकते हैं वो सिखा रहे थे। अब पल्लवी ने उड़ने की शक्ति काफी अच्छी डेवलप कर ली थी। भास्कर तो इस खेल में पुराना खिलाड़ी था। पायट में भास्कर की सिद्धियों को देखते हुए चेरा साम्राज्य के महाराजा ने भास्कर को बड़ी जमीन भेंट दी थी, जिस पर इस वक्त राजशेखर हवेली खड़ी थी। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही हवा में तैर रही पल्लवी कांपने लगी। भास्कर ने कचरस से भरी कठोर नजर से पल्लवी को देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? खुद को संतुलित करो पल्लवी। लेकिन जितना सरप्राइज्ड भास्कर था, उससे भी कहीं ज्यादा अचरज में पल्लवी थी। वो तो सब कुछ ठीक कर रही थी, तो संतुलन क्यों बिगड़ रहा था? दादाजी, यूं कहते हुए अचानक ही पल्लवी ने पूरी तरह संतुलन खोया और वो जमीन पर गिर गई। भास्कर वापस जमीन पर आया और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे पता चल गया कि पल्लवी के साथ ऐसा क्यों हुआ था। भास्कर को कुछ अंदेशा हुआ और उसने गुफा के दरवाजे की ओर देखा। पल्लवी ने खुद को खड़ा किया। वो शर्मिंदा दिख रही थी। दादाजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पैर नीचे से खींच रहा है, मुझे समझ नहीं। और पल्लवी बात पूरी करे उससे पहले तो भास्कर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। पल्लवी चुप हो गई। तुम्हारी गलती नहीं है, यह कह के भास्कर गुफा से बाहर निकला। पल्लवी ने अचरज के साथ जाते हुए भास्कर को देखा। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भास्कर को विचार आया कि क्या राम राजशेखर हवेली में आया और उसी की मौजूदगी की वजह से पल्लवी का संतुलन बिगड़ा था। लेकिन राम तो अभी भी 5वीं परत पर ही है और पल्लवी 9वीं परत पर महारत हासिल कर चुकी है। तो क्या राम के पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यह हुआ? आखिर पल्लवी पर ऐसा असर क्यों हुआ? भास्कर नहीं जानता था कि राम भले ही सिर्फ 5वीं परत पर था, लेकिन उसके पास वो था जो पूरे राजशेखर परिवार में किसी के पास नहीं था, हरि। तो क्या हरि की किसी अजीब शक्ति से पल्लवी नीचे आ गई? लेकिन हरि का पल्लवी पर इस तरह नकारात्मक प्रभाव क्यों हुआ था? प्रखर अनुभवी भास्कर का अंदाजा बिल्कुल सही था। एक नौकर उन्हें मिला और उसने कहा, आपसे कोई मिलने आया है, आपके कमरे में बैठा हुआ है। भास्कर अपने कमरे तक आया और बाहर ही रुक गया। उसके कमरे में अकेला बैठा हुआ था राम। राम को भास्कर के आने का पता नहीं चला था। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। कहीं हेमा ने सच में जान तो नहीं दे दी ना? ये सोचते हुए भास्कर जैसे ही कमरे के अंदर जाने को हुआ, उसने खुद को रोका। सालों बाद उसने अपने पोते को देखा था। इससे पहले कि वो राम को हवेली में आने का कारण पूछे, वो जी भर के राम को देख लेना चाहता था। राम का शरीर एक 22 साल के नौजवान योद्धा की तरह मजबूत था। बिल्कुल अपने पिता कृष्णन पर गया था राम। वही गहरी आंखें, वैसा ही प्रभावशाली कपाल, लंबे और मजबूत हाथ, चौड़ी छाती और लंबा कद। उसकी नाक भी कृष्णन की नाक की तरह ही तीखी और घमंडी दिख रही थी। भास्कर को ऐसा लगा कि वो अपने कमरे में नहीं, लेकिन उस पुराने दौर में पहुंच गया है जब कृष्णन खुद 22 साल का था और भास्कर उसे पायट का महारथी बनाने की दिन रात ट्रेनिंग देता था। भली भांति जानते हुए कि सामने बैठा हुआ उसका ही खून, उसका ही पोता राम है, भास्कर ने अदब से पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है मुझसे? भास्कर की आवाज सुनकर राम खड़ा हो गया। उसने तुरंत आकर भास्कर के पैर छुए और बोला, दादाजी, मैं राम। भास्कर आगे आया जैसे राम को गले लगाना चाहता हो, लेकिन उसने खुद को रोका। भास्कर ने देखा कि राम की आंखें निराशा से भरी हुई थी। भास्कर का दिल धड़कने लगा। राम यहां क्यों आया था? कहीं अभी अपना अधूरा विचार पूरा करे उससे पहले ही राम ने ही सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मैं पायट की पारिवारिक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। राम की आवाज रोने जैसी लग रही थी, लेकिन उसका निश्चय दृढ़ लग रहा था। भास्कर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही हुआ जिसका उसे डर था। राम की हालत देखकर भास्कर को लगा कि पक्का हेमा ने आत्महत्या कर ली है और राम का ये फैसला उसी का नतीजा है। क्यों? भास्कर ने अपनी भावनाओं को काबू में कर एकदम ब्लैंक आवाज में पूछा। राम ने भास्कर को देखा और कहा,
जब एक बेटा ही हार गया तो एक योद्धा क्या जीतेगा। मैं बस अपना निर्णय आपको बताने आया था दादाजी, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर राम उसी तरह मायूसी से कमरे के बाहर निकल गया। भास्कर उधर ही खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक के बाद एक विचार आने लगे कि अब क्या किया जाए, किस तरह राम को वापस प्रतियोगिता में लाया जाए। सूरज की पहली किरण शुद्धि नदी पर गिरी। कलकल करती हुई वो नदी सोने की तरह चमकने लगी। नदी के पास का जंगल भी जागृत हो गया। मीठी ठंडी हवा बह रही थी। प्रकृति इतनी सुंदर कभी नहीं लगी थी जैसी आज लग रही थी, पर इसी प्रकृति ने राम से उसकी मां को छीन लिया था। राम अपना फैसला सुनाकर शुद्धि नदी के किनारे से होते हुए वापस अपने बहन और पिता के पास जा रहा था। आज के बाद वो बदल जाएगा, ऐसा उसने खुद का मन बना लिया था। एक महान योद्धा बनना किस काम का अगर परिवार के लोग ही इस तरह चले जाएं और वो उन्हें बचा भी ना पाए। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से आवाज आई, मकतूब। राम अटका और देखा तो नरसिंह खड़ा था। क्या वो राम का पीछा कर रहा था? नरसिंह ने राम को कहा, सुना तुम हिस्सा नहीं ले रहे हो राम? राम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप घर की ओर चलने लगा। पीछे से फिर से नरसिंह बोला, मकतूब। राम अटका और कंफ्यूज होते हुए नरसिंह को देखा। ये क्या बोल रहा था नरसिंह? नरसिंह दूर से बोला, मकतूब मतलब तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है। अपने कपाल पर हाथ घुमाते हुए नरसिंह बोला, मकतूब, और मुड़ के हवेली की ओर चल दिया। राम को नरसिंह का ऐसे मिलना बहुत ही अजीब लगा। ऐसा क्यों बोला नरसिंह? अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा और मेरी किस्मत में पायट नहीं। राम ने खुद को ये कहा और घर की ओर जाने के लिए चलने लगा। तभी अचानक ही उसका पैर मुड़ा और वो शुद्धि नदी के किनारे बड़ी जोर से जमीन पर गिरा। अचानक क्या हुआ था वो समझ पाए उससे पहले ही उसके पेट के नीचे के हिस्से में किसी ने बेरहमी से लात मारी हो, वैसी असहाय पीड़ा हुई। राम ने अपने दांत कस लिए और पेट पकड़कर पीड़ा को दूर करने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। क्या हो रहा था? अम्मा, अप्पा, करते करते राम जमीन पर लेट के पीड़ा को काबू में करता रहा। वो पीड़ा पेट की नाभि तक पहुंची। फिर वहां पास की जेब में रखे हरी से उसका कनेक्शन हुआ। जैसे ही हरी से कनेक्शन हुआ, हरी ने पीड़ा को राम के शरीर की हर एक मांसपेशी में पहुंचा दिया। राम को दिख नहीं रहा था, पर राम के पूरे शरीर में उसकी नसें फूल रही थी और मसल्स कठोर हो रही थी। पीड़ा इतनी थी कि राम मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। काफी देर तक वो पीड़ा से जूझता रहा। अचानक वो सारी पीड़ा हरी में समा गई। राम उठा और अपने शरीर को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका शरीर एक पहलवान के शरीर की तरह मजबूत और मस्कुलर दिख रहा था। उसकी नसें भी फूली हुई थी और बिना मेहनत के ही उसके मसल्स फ्लेक्स हो रही थी। राम को पता था ये क्या था, पायट युद्ध कला की 6वीं परत। राम अब 6ठी परत की चौखट पर पहुंच गया था। पुराना राम होता तो बेहद खुश होता, लेकिन एक ही रात में बहुत कुछ बदल गया था। इस बार राम को गुस्सा आया। वो गुस्से में चीख पड़ा, जैसे खुद की किस्मत को बोल रहा, नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अचानक उसने अपनी जेब से हरी निकाला, आंखों में लाचारी के आंसू से हरी को देखा और फिर हरी को छाल के तेजी से बहती शुद्धि नदी में फेंक दिया। राम को एक करते हुए दिल में बेहद चुभन हुई, लेकिन उसने बहते हुए हरी या फिर शुद्धि नदी की ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राम घर पर पहुंचा तो धीरे धीरे करके लोग वापस घर जा रहे थे। अभी तक हेमा की लाश का कोई नामो निशान नहीं था। भले ही माहौल में मातम था, लेकिन कृष्णन की एक ही जिद थी, जब तक हेमा की लाश नहीं मिलती तब तक वो उसे मरा हुआ नहीं मानेगा। अगले दिन से कृष्णन दिन रात हेमा को ढूंढने में लग गया। कनकी हेमा की गैर हाजिरी में घर को संभालने लगी। कनकी और कृष्णन दोनों के मन में उम्मीद की किरण अभी भी थी। 15 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन हेमा की लाश नहीं मिली थी। इन दिनों में राम बेजान सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करे। कृष्णन की मदद करने जाता तो कृष्णन उसे पायट्य के अभ्यास पर ध्यान देने को कहता। कनकी की थोड़ी बहुत मदद कर देता, लेकिन
कनकी भी जानती थी कि प्रतियोगिता में अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए वो राम को घर में रहने नहीं देती थी। राम ने प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने की बात अभी किसी को नहीं बताई थी। राम का बस चलता तो किसी को ये बात प्रतियोगिता के दिन तक पता भी नहीं चलती, लेकिन नरसिंह की बात सही थी। मकतूब राम की किस्मत लिखी जा चुकी थी और उसने राम के लिए कुछ अलग ही सोचा था। एक रात राम सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसने घर के मेन डोर के खुलने की आवाज सुनी। देर रात थी, इस समय कौन बाहर गया होगा। राम उठ के देखने गया तो देखा कि कनकी आधी रात को जंगल की दिशा में चलते हुए जा रही थी। राम शॉक्ड रह गया। कनकी? वो उसके पीछे जाते हुए उसे बुलाने गया, लेकिन कनकी जैसे नींद में चल रही हो और वैसे ही बस आगे चलती गई। राम तुरंत घर को बाहर से कड़ी लगाकर कनकी के पीछे भागा। कनकी! पर कनकी सुने तब ना, वो तो बस जंगल की ओर जाती जा रही थी। राम भागकर उस तक पहुंचने जाए तब तक कनकी जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। राम बहुत डर गया। कनकी जंगल में जिस तरफ गई थी उस तरफ राम भी गया। कनकी का कोई नामो निशान नहीं था। कहां गई कनकी? राम जंगल के अंधेरे में उसे ढूंढने लगा। अचानक ही उसके पैर रुक गए। सामने थी उसकी प्राकृतिक व्यायामशाला और कनकी एकदम स्थिर होकर बीचों बीच खड़ी थी। राम भाग के उसके पास गया तो कनकी की आंखें देख के चौंक गया। कनकी की आंखें खुली थी लेकिन पूरी तरह से सफेद थी। उसकी आंखों के पपिल ऊपर चढ़े हुए थे। कनकी कोई अवचेतन अवस्था में हो ऐसा लग रहा था। राम उसको कुछ बोले उससे पहले कनकी नीचे झुकी और बोली, पानी। गुप्त गुफा खुल गई। राम चौंक गया। कनकी गुप्त गुफा का कोडवर्ड कैसे जानती थी? उसके बाद कनकी अवचेतन अवस्था में ही गुफा के अंदर चली गई। राम भाग के उसके पीछे गया। जैसे ही अंदर घुसा उसने देखा कि कनकी नीले तालाब में उतर रही थी। कनकी, ये क्या कर रही हो कनकी? पर कनकी थोड़े ही कदम चलकर अटक गई और नीचे झुकी। तालाब में से कुछ निकाल के वो राम की ओर मुड़ी। तुम्हारी खोई हुई चीज, ऐसा कह के राम को वो चीज दे दी। राम उस चीज को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो चीज थी हरी। ये कैसे हो सकता था? हरी को तो राम ने शुद्धि नदी में फेंक दिया था। अचानक कनकी अवचेतन अवस्था में ही बोली, तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा, अपने पिता की इज्जत वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का एक महान उद्देश्य पूरा करने के लिए। राम क्लूलेस था। कौन सा महान उद्देश्य? लेकिन कनकी ने कोई भी जवाब न देते हुए हरी को राम के हाथ में रखा। राम ने शौक में अपने हाथ में हरी को देखा और कनकी को देखा। अचानक एक झटके से राम की आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर ही था। क्या उसे कोई अजीब सा सपना आया था? पर वो उठने गया, तभी उसकी जेब से कुछ गिरा। राम ने नीचे देखा तो था वो चमत्कारिक पारदर्शी पत्थर जो कनकी ने उसको सपने में दिया था। हरी। मतलब कनकी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं, सच था। पर वो गुफा से वापस कब आया? कैसे आया? कनकी कहाँ है? राम ने हरी को देखा। आखिर हरी ने राम को फिर से ढूंढ ही लिया था। तो क्या सच में राम के योद्धा बनने के पीछे कोई और महान उद्देश्य था? अब क्या करे राम? क्या उसे अपना निर्णय बदल लेना चाहिए या फिर अपनी मां की आखिरी इच्छा का पालन करना चाहिए? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।